हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 20/12/2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके मैथमेटिक्स यानी गणित के 30 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम सीटीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी मोड में, यानी ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 प्रश्न गणित के सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप 2022 के सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा सिंधु के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्मिता आप सबके लिए शिक्षा सिंधु में लेके आई हूँ 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी दिनों के पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस को सही आंसर, यानी वो आंसर जो कि सीटीईटी ने बताए हैं उस आंसर के साथ दोस्तों आप सबके सामने लेके आ रही हूँ। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाए शिक्षा सिंधु के साथ सीटेट 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए, क्योंकि एक साथ ये सारे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा सिंधु में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, सीटेट की बेहतरीन तैयारी करते रहें। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वो क्वेश्चन थे कुछ सीटीपी के 30 क्वेश्चन जो हम सब पहले सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे गणित के यानी मैथमेटिक्स के 30 प्रश्नों को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 30 प्रश्न 30 नंबर, यानी 1 नंबर के 1 प्रश्न, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइए कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ताकि मैं समझ सकूं कि यहाँ मैं 30 प्रश्न समझाई हूँ तो उसमें आप कितने प्रश्न समझ सके हैं अच्छे से। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फिर बाद के 15 क्वेश्चन रहेंगे गणित के शिक्षण शास्त्र यानी मैथ के पेडागोजी के। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी एक डिवीज़न के समय डिवीज़र कितना है 5 टाइम्स है किसके, क्वोशंट के, और शेषफल का 4 गुना है, यानी डिवीज़र रिमाइंडर का 4 टाइम्स। अगर रिमाइंडर गिवन है 5, शेषफल 5 दिया है तो भाज्य यानी डिविडेंड क्या होगा। तो दोस्तों, फॉर्मूला होता है, अगर हमें डिविडेंड निकालना है तो यानी इसे हिंदी में कहें अगर भाज्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होगा, शेषफल। अगर इस फॉर्मूले से हम निकालें दोस्तों तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि डिवीज़र क्या है 4 टाइम्स है रिमाइंडर के, यानी अगर रिमाइंडर 5 है उसे 4 से गुना कर दे तो क्या हमारा डिवीज़र आ जाएगा। और क्वोशंट यानी भागफल क्या दिया हुआ है 5 गुना भाजक का। तो अगर भाजक का 5 गुना है क्वोशंट का 5 गुना है भाजक, तो अगर भाजक को हम 5 से भाग दे देंगे तो क्या भागफल आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या आया, डिविडेंड आया 20, क्वोशंट आया 4 और रिमाइंडर 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आंसर आएगा 85, यानी पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि द सेकेंड नंबर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 49, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर इन दीज नंबर, यानी 5 क्रमागत संख्या है जिसमें दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं का सम का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, कंसेक्यूटिव नंबर पहले समझ ले क्या होता है। कोई भी संख्या अगर क्रम में दी हो, कोई भी हो संख्या अगर वो क्रम में रहे तो उस संख्या को कहेंगे कंसेक्यूटिव नंबर। यहाँ पे आप जितनी भी संख्या देख रहे होंगे वो सारी संख्या क्या है, क्रम में लिखी हुई है, यानी ये सारी संख्या क्या है, कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत संख्या। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्या है जिसमें दूसरे स्थान पे है क्या 49। तो 49 से पहले दोस्तों कौन सी संख्या आएगी 48, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी 50, 51, 52, ये 5 हुए क्या 5 क्रमागत संख्या। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इन संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल, तो सम संख्या कौन कौन से हैं इसमें 48, 50 और 52, ये 3 है सम यानी इवन नंबर। इन तीनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1,24,800। तो दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको बस पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, क्रमागत संख्या क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टील का तार है
जिससे फॉर्म किया गया है एक स्क्वायर जिसका एरिया दिया हुआ है कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी सेम तार को बेंड करके क्या बनाया जा रहा है, रेक्टेंगल यानी एक आयत बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो दोस्तों सेम तार से स्क्वायर भी बनाया जा रहा है और रेक्टेंगल भी बनाया जा रहा है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों सेम तार से बनाया जा रहा है इसलिए दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है कितना, स्क्वायर का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है। साइड मान लेंगे अगर ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, साइड स्क्वायर, यानी ए हम माने हैं इसका साइड, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ये हुआ एरिया इस स्क्वायर का। तो यहाँ से क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी दोस्तों 11 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आ गई तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 44 सेंटीमीटर आ गया क्या, स्क्वायर का पेरीमीटर। और चूंकि यह सेम तार से बनाया है इसलिए स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर किसके होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। और पेरीमीटर पहले ही हम देख चुके हैं कितना होगा रेक्टेंगल का, 44 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई दी हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो क्या यहाँ से आप लोग अब लंबाई निकाल सकते हैं। इस रेक्टेंगल का लंबाई क्या होगा दोस्तों, 22 माइनस 8 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता होगा लेकिन बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर एक दिन पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों प्रश्न है कि कुछ भिन्न दिए हुए हैं जिसमें से आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न ढूंढना है। तो अगर भिन्न वाला कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका जो नीचे वाला रहेगा यानी सबका जो हर रहता है उसे हम बराबर कर लेंगे। इसे बराबर कैसे करेंगे, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 3, 5, 6, 4 ये जो लिखे हुए नीचे में सबों का अगर एलसीएम निकाले तो एलसीएम आएगा 60। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, हम 1/2 जो एक फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे कि इसका हर जो हो वो कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो कैसे करेंगे, इसे हम 30/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम नीचे 30 मल्टीप्लाई किए, साथ में ऊपर भी किए ताकि इसकी वैल्यू बराबर बनी रहे। अब आगे क्या आएगा हमारे सामने, नया फ्रैक्शन 30/60। ऐसे ही 1/3 को भी हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर क्या हो 60 हो, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/20। नया फ्रैक्शन आया क्या, 20/60। ऐसे ही 4/5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 12/12 से। तो क्या आएगा नया फ्रैक्शन, अगर 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/12 से तो 48/60। 5/6 को भी कर लेते हैं 10/10 से मल्टीप्लाई तो आएगा 50/60। और लास्ट है 3/4, इसे करेंगे मल्टीप्लाई 12/12 से तो आएगा नया फ्रैक्शन 36/60। अब देखिए ये नया फ्रैक्शन जो आया हमारे सामने, इस सब में सबका हर क्या है, 60 है, यानी सबका हर बराबर है। तो देखते हैं कि अंश, यानी अंश कहते हैं ऊपर वाले को, अंश किसका सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ा सबसे पहले लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, 30, 20, 48, 50 और 36 में सबसे बड़ा है दोस्तों क्या, 50, यानी 50 सबसे बड़ा है। ये कौन से 5/6 फ्रैक्शन, यानी ये या फिर ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा 30, 20, 48, 36 में से सबसे छोटा क्या है दोस्तों, 20 कौन सा फ्रैक्शन है, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है इस क्वेश्चन का, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, इन हाउ मेनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर्स, जिसकी वैल्यू इतनी है, वो अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया क्या है दोस्तों गिवन है, कितना होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम कितने तरह से रख सकते हैं, क्या इसे हम ऐसे रख सकते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर करें तो क्या वैल्यू आएगी, 30 एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर 2 सेंटीमीटर इंटू अगर करें 18 सेंटीमीटर, फिर भी आएगा क्या, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर 4 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर करें, फिर भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर करें, फिर भी 36 सेंटीमीटर आएगा। और 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर करें, फिर भी 36 सेंटीमीटर आएगा। यानी कितने तरीके से अरेंज कर पाए हम इसे, 1 2 3 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसे 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है, तो रोहित ऊपर से क्रम में 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद क्रम में कितने लड़के होंगे। तो दोस्तों दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन 60 स्टूडेंट है क्लास में, जिसमें लड़की भी है और लड़का भी है। लड़का जितना है, मान लीजिए लड़का x है, तो लड़की क्या है, लड़कों से दोगुनी दी हुई है, लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। तो लड़का अगर x है तो लड़की कितनी होगी, 2x होगी। और 2x और x मिला के टोटल स्टूडेंट कितना है, 60 है। तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर लड़की और लड़का दोनों की संख्या जोड़ के 60 है, तो लड़कों की संख्या कितनी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 20। और x हम किसे माने थे, बॉय को। तो बॉय की संख्या कितनी है, 20 है। और लड़की क्या है, लड़कों से दोगुनी है, यानी लड़की कितनी है, 40 है। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि क्लास में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियाँ हैं। अब आगे दिया हुआ है कि क्रम है जिसमें 17वें स्थान पे रोहित है। और आगे ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रोहित से पहले इस क्रम में 9 लड़की है। तो दोस्तों रोहित 17वें स्थान पे है, तो रोहित से पहले कितने बच्चे होंगे, 16 बच्चे होंगे, क्योंकि ये 17वें स्थान पे है। तो अगर 16 लड़की है, अगर 16 बच्चे हैं जिसमें से 9 लड़की हैं, तो लड़के कितने होंगे, 7 लड़के होंगे। 7 लड़के हैं उसके बाद रोहित से पहले, और एक हुआ रोहित, यानी 7 और 1 कितने होंगे, 8 लड़के हो गए 17वें स्थान तक। क्वेश्चन में पूछ रहा है रोहित के बाद कितने लड़के क्रम में हैं, यानी 17वें स्थान के बाद कितने लड़के हैं। तो रोहित तक 8 लड़के हैं, 17वें स्थान तक 8 लड़के हैं, और टोटल लड़कों की संख्या कितनी थी, 20 थी। यानी कितने लड़के बचे, अब अगर 20 में से 8 माइनस कर दें तो दोस्तों कितना बचेगा, 12। यानी रोहित के बाद लड़कों की संख्या कितनी है, 12। यानी इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सबसे पहला 12। अगला क्वेश्चन है कि सायमा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची है, यानी सायमा पहुंची है कितने बजे, 9:35 AM में। इसके बाद दिया है उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 में गई है। तो जीनत के हिसाब से कितने बजे गई है पहली बस, 9:25 AM में गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो अगर दोस्तों जीनत की घड़ी क्या है, 5 मिनट तेज है, यानी बस कितने बजे गई होगी, 9:25 से 5 मिनट पहले, यानी 9:20 AM में गई होगी। और हर एक बस कितने देर में आती है, 20 मिनट में एक नई बस आती है, यानी 9:20 के बाद 20 मिनट बाद फिर से एक बस आएगी, यानी नई बस कितने बजे आएगी, 9:40 AM पे। और सायमा कितने बजे पहुंची है, 9:35 AM पे। तो उसे कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसे करनी पड़ेगी 5 मिनट और प्रतीक्षा, यानी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 5 मिनट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे 3 संख्या दी हुई है, इन तीनों के योग में से कितना घटाया जाए कि ये संख्या प्राप्त हो। तो दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों संख्या को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा, ये। अब पूछ रहा है कि इनके योग में से, यानी इनका जो ये योग हमें प्राप्त हुआ है, इसमें से कितना घटाया जाए जो इतना हो जाए। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर,
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है दोस्तों। ये होगा इसका सही आंसर, इतना आंसर आएगा। आपको जोड़ घटाव भी सीख के जाना पड़ेगा सीटेट का एग्ज़ाम देने अगली बार से। नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की कैंटीन है जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। जैसे समोसा 5 रुपये, मूंगफली का पैकेट 6.5, गुलाब जामुन 7, ढोकला 8.5, नींबू 1 बोतल नींबू पानी 11.5 रुपये में। तो सुनैना क्या करती है, एक समोसा खरीदती है, यानी एक समोसा खरीदती है, यानी 5 रुपये का समोसा खरीदती है सुनैना। उसके बाद 2 मूंगफली का पैकेट, मूंगफली के पैकेट का प्राइस कितना है 6.5 रुपया, और ये 2 पैकेट खरीदती है, यानी 13 रुपये का क्या करती है मूंगफली खरीदती है। एक गुलाब जामुन का प्राइस है कितना दोस्तों 7 रुपया, एक गुलाब जामुन खरीदती है। और एक बोतल नींबू पानी का प्राइस है 11.5 रुपया, यानी एक बोतल वो नींबू पानी खरीदती है। तो टोटल कितने रुपए का सामान खरीदी सुनैना टोटल खरीदी है 36.5 रुपये का सामान। और वो क्या करती है 100 रुपये का नोट देती है कैंटीन वाले को, तो उसे कितना रुपया वापस मिलेगा, तो 100 में से 36.5 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 63.5 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी है जो बेंगलुरु से 23:55 पे चलती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए रेलगाड़ी स्टेशन वाला, तो ध्यान रखिए 24 घंटे का समय रहता है। यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हिंदी में कुछ सही नहीं दिया हुआ है, ट्रेन कितने बजे किस दिन चली ये नहीं दिया हुआ है, और इंग्लिश के क्वेश्चन में दिया हुआ है चलने का समय। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर पढ़े, क्योंकि सीटेट क्या करता है इंग्लिश के क्वेश्चन को सही मानता है। तो अगर हिंदी में कुछ गलत है तो वो इंग्लिश में अगर सही है तो उसका आपको प्लस में 1 नंबर नहीं देगा। तो इंग्लिश को भी देखते हुए चले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29 जून को क्या हुआ, ट्रेन चली कितने बजे 23:55 पे, और यह पहुँची गुवाहाटी किस दिन 2 जुलाई को पहुँची कितने बजे 5:20 पे। तो अब टोटल ट्रेवल टाइम आपको निकालना है फ्रॉम बेंगलुरु टू गुवाहाटी। तो दोस्तों 29 जून को चली, तो 29 जून को 23:55 पे चली, और 24 घंटे की होती है घड़ी, यानी कितने मिनट तक ट्रैवल की 5 मिनट 29 जून को ट्रैवल की रेलगाड़ी। 5 मिनट बाद क्या हो गया होगा 30 जून हो गया होगा। 30 जून के बाद 30 जून तक रेलगाड़ी कितने घंटे चली, टोटल 24 घंटे तक यात्रा की। उसके बाद 1 जुलाई को रेलगाड़ी फिर से 24 घंटे यात्रा की, और फिर 2 जुलाई को 5 घंटे 20 मिनट तक यात्रा की। टोटल ट्रैवल टाइम कैसे निकालेंगे 24 घंटा 5 घंटा 20 मिनट जोड़ 5 मिनट, यानी टोटल कितना मिनट होगा दोस्तों, टोटल होगा 53 आवर 25 मिनट, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इन सारे सभी को आप जोड़ के देख लें 24 आवर 24 आवर 5 आवर 20 मिनट और 5 मिनट, इन सबको अगर जोड़े तो हमारे पास आएगा 53 आवर 25 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99, और 2 अंक की सबसे छोटी लेकिन विषम संख्या लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे छोटी तो होती है 10, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है 11। अगर इसे विभाजित किया जाए तो नया इसका भागफल क्या होगा, तो इसका भागफल होगा दोस्तों, इसका भागफल होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यानी 50 का अगर हम आधा करें तो कितना होगा 25, यानी एक संख्या है जो कि 25 से अधिक है, या 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो वो क्या है 3 दहाई यानी 30 से बड़ी है, लेकिन 4 दहाई यानी 40 से वो संख्या छोटी है।
इस संख्या का इकाई अंक, यानी ये 2 अंक की संख्या है तो इसका इकाई अंक जो है वो दहाई अंक का 2 गुना है, यानी इस स्थान पे जो अंक है उससे 2 गुना है इस स्थान का अंक। तो दोस्तों 30 से 40 के बीच की संख्या है तो 28 तो होगी नहीं, तो 32, 36 और 38 में से कौन सा सही आंसर होगा? 36, क्योंकि यहाँ पे 3 से 2 गुना है 6, दहाई अंक की संख्या से 2 गुनी है इकाई अंक की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदाम की विमाएँ दी हुई हैं और डायमेंशन दिया हुआ है। इस गोदाम में इस डायमेंशन वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका यूनिट चेंज कर लेंगे। 5 मीटर है तो इसे 500 सेंटीमीटर कर लेंगे, 700 सेंटीमीटर गुने 400 सेंटीमीटर, और इसे क्या करेंगे, जितने पार्सल रखने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो पार्सल कितने रखने हैं? इतने पार्सल रखने हैं। तो क्या करेंगे, अगर इसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का हमारे पास आंसर आएगा ये, आप लोग करके देख लीजिएगा, ये है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 की एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या करता है? 25 रुपये का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए कितने का भाड़ा दिखाता है? 8 रुपये का। अगर मानस ने अपने घर से कार्यालय के लिए 249 रुपया भाड़ा दिया तो उसके घर से कार्यालय की दूरी निकालनी है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इसने टोटल भाड़ा कितना दिया? 249 रुपया। सबसे पहले ये क्या किया होगा, पहले 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया होगा 25 रुपया, तो 25 रुपया भाड़ा देके इसके पास कितना रुपया बचा? 224 रुपया। अब 224 रुपये के में वो हर एक 1 किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया दिया होगा। तो अगर 224 को हम 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 28। तो हम क्या करेंगे, हाँ ये आया 28, अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो आएगा 28। तो 28 किलोमीटर के लिए उसने 8-8 रुपये का भाड़ा दिया होगा, और पहले 2 किलोमीटर के लिए उसने 25 रुपया भाड़ा दिया था, यानी 2 किलोमीटर जो 28 किलोमीटर कितना हुआ? 30 किलोमीटर। तो टोटल 30 किलोमीटर दूरी है मानस के घर से उसके कार्यालय की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। यहाँ पे 4 कथन है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं भाषा कौन सी है, अंग्रेजी और हिंदी। इसमें लिखा हुआ है कि सुनीता जसिका से ज़्यादा अंक प्राप्त की है। तो सुनीता जसिका से पहली भाषा यानी अधिक अंक प्राप्त की है। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में, यानी अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर सुनीता ने ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। यानी पहले में आप देख सकते हैं गणित में ही सुनीता के कम अंक है किससे? जसिका से, यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला है गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों के में कुल अंकों से अधिक है। तो गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक देखते हैं और जसिका के अंक देखते हैं कि किसके अधिक है। तो दोस्तों गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक कम है, और इसमें भी देख सकते हैं आप सुनीता के ही अंक कम है जसिका से, यानी ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। आगे है जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखते हैं कितने विषयों में जसिका के ज़्यादा अंक हैं। गणित में जसिका ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उसके बाद फिर जसिका ने विज्ञान में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो टोटल बस 2 ही सब्जेक्ट में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, 3 सब्जेक्ट में नहीं, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो होगा सही चौथा ऑप्शन। वैसे चौथा ऑप्शन भी देख लेते क्या है कि यदि जसिका ने 17 अंक और प्राप्त किए होते, यानी जसिका के अंक में 17 और ऐड कर दिया जाए तो सुनीता का जितना अंक होगा जसिका के अंक के बराबर होगा। तो दोस्तों अगर सुनीता का टोटल अंक जोड़ा जाए तो इसने टोटल प्राप्त किए हैं 382 अंक, और जसिका ने प्राप्त किए हैं टोटल 365 अंक। तो अगर 365 में 17 और ऐड कर दिया जाए तो जसिका के भी 382 अंक हो जाएंगे, यानी दोनों के अंक बराबर हो जाएंगे। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ से गणित के पेडागोजी यानी गणित के शिक्षण शास्त्र के प्रश्न शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं गणित के शिक्षण शास्त्र का। 15 क्वेश्चन आएंगे अब शिक्षण शास्त्र से। तो पहला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं है। तो पहला है, कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना। ये बिल्कुल सही है, हमेशा प्रारंभिक समझ का आकलन किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन 1 सही है, लेकिन आपको नहीं पूछ रहा है। दूसरा है, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, हमेशा इनकरेज करना चाहिए अंतर्दर्शी हलों को। तीसरा है, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, हमेशा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए, यानी ये भी नहीं होगा इसका आंसर। चौथा है, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहित करना। दोस्तों कभी भी बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। गणित के कक्षा में अध्यापक ये कुछ प्रश्न पूछे हैं जिसके आंसर आपको देने हैं कि कौन से बंद सिर वाले हैं और कौन से खुले सिर वाले, मुक्त सिर वाले हैं। बंद सिर का मतलब होता है वैसे क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, 1 वर्ड आंसर वाला, यस नो या फिर कोई एक शब्द में आंसर देना। और खुले सिर वाला, मुक्त सिर वाला वो क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चे खुद से सोच करके कुछ भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2 अंक ज्ञात करने वाला जिसका योग क्या होगा, 8 होगा, ये कैसे प्रश्न होंगे, मुक्त अंत वाले, यानी बच्चा कोई भी संख्या सोच सकता है। बच्चा 6 जोड़ 2 भी सोच सकता है, बच्चा 7 जोड़ 1 भी, बच्चा 1 जोड़ 7 भी, बच्चा कुछ भी सोच सकता है, यानी इसका कोई एक सही एक मतलब ये नहीं है, कोई बस 2 ही अंक नहीं है जिसका जोड़ 8 होगा, यानी ये क्या होगा, मुक्त अंक वाले होंगे। दूसरा है, इसे हम एम लिख देते हैं। दूसरा है, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों बच्चा इसमें क्या करेगा, कोई भी त्रिभुज बना सकता है जिसका परिमाप क्या हो, 50 हो। 50 परिमाप वाला अपने मन से किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज खींच सकता है। इसमें भी बच्चों के साथ कोई ये नहीं है कि बस यही आपका आंसर होगा, यानी ये भी क्या होगा, मुक्त अंत वाला होगा। अगला है, 25 का गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों 25 का गुणनखंड फिक्स्ड है, इसे बच्चा इसमें कुछ अपने मन से नहीं कर सकता है, तो ये क्या होगा, बंद सिर वाला होगा। परिमाप की परिभाषा भी बंद सिर वाला होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, देखते हैं। ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, यानी सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है, यानी कौन सा इंडिकेटर है क्रिएटिव थिंकिंग का, किसमें, गणित में। पहला है, मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान करना। मैं हर एक सेक्शन में आपको बताती हूँ कि कभी भी ये मानकीकृत तरीके से ना ही समस्या को समाधान करवाना चाहिए, ना ही पढ़ाना चाहिए, ना ही टेस्ट लेना चाहिए, यानी ये कभी भी सही नहीं होता है। अगला है, प्रश्न को प्रस्तुत करना, यानी प्रॉब्लम पोजिंग जिसे कहते हैं। क्या ये इसका सही होगा, ये सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लें। और शुद्धि मुक्त परिकलन, एरर फ्री कैलकुलेशन, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना ही सही सूत्रों का स्मरण, रिकॉल तो कभी नहीं करवाना चाहिए, ना ही रिकॉल करवाना चाहिए, ना ही ड्रिलिंग करवाना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और ना ही रूट लर्निंग। यानी इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रश्न को प्रस्तुत करना, ये होगा इसका सही आंसर। सृजनात्मक चिंतन का ये सूचक है। अगला है, वैन हिले के त्रिविम ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना है कि वर्ग एक आयत है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन से भी अगर समझ सकते हैं, अगर आपको स्तर सही से याद ना हो तो आप क्वेश्चन में भी समझिए कि क्या लिखा हुआ है, बच्चा क्या स्वीकार करने लगा है, बच्चा क्या समझने लगा है कि वर्ग एक आयत है, यानी स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। ये बच्चा अगर सोचने लगा है तो क्या ये सोचने में बच्चा क्या कर रहा है, दोनों के बीच क्या कर रहा है, रिलेशन बनाने लगा है बच्चा। तो अगर दोनों के बीच रिलेशन बनाने लगा है तो इसका मतलब बच्चा किस स्तर पे है, संबंध स्थापित करने लगा है। तो संबंध किस स्तर पे स्थापित करते हैं, स्तर 2 में। स्तर
स्तर 2 में बच्चा संबंध स्थापित करने लगता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चा है स्तर 2 पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? तो दोस्तों योग तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं जिसे अगर किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो उसमें कोई बदलाव ना आएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? क्या किसी संख्या में हम अगर मान लीजिए 4 है, 7 है, 10 है, 12 या कोई भी संख्या है, उसमें अगर हम 0 को जोड़ें तो क्या इसमें कोई भी बदलाव आएगा? नहीं आएगा, यानी 0 इसका सही आंसर होगा, 0 इसका सही आंसर होगा। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है तो 0 इसका सही आंसर है। किसी भी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसमें अंतर आएगा, किसी भी संख्या में उसी संख्या को जोड़ेंगे तो अंतर आएगा, या किसी भी संख्या में उसके ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर को जोड़ेंगे फिर भी अंतर आएगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 0। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से सबसे उचित कथन आपको चुनना है। पहला है, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो क्या दोस्तों ये कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 51 का सबसे पहला कथन सही है, बिल्कुल सही है। हमेशा अवलोकन और संबंध को पहचानने से बच्चे का गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। दूसरा है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, जिसमें संवाद और वार्ता यानी परिक्रमण सम्मिलित है, ये ऑप्शन भी सही है। अगला है, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि गणित में बच्चे तर्क वितर्क करके कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और तीसरा है, कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ऑप्शन बी में ही हम देखें कि गणित क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यानी ABC सही है। ABC किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है कि ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, त्रिभुज, वर्ग आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। दोस्तों क्या कभी भी गणित को किसी एक चीज़ तक बस इतने ही चीज़ों तक सीमित रख लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। दूसरा है, उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। बच्चे को कभी भी परिभाषाओं से परिचित नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों क्या होगा? बच्चे खुद से उस चीज़ को समझेंगे और उसके बारे में परिभाषा मन में बनाएंगे कि वो चीज़ क्या है। तीसरा है कि दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल अंतर्दर्शी समझ को, दिक् स्थान को विकसित किया जा सकता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 की सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। तो दोस्तों अगर कोई भी सड़क विक्रेता है, यानी सड़क पे सामान बेचने वाला या फिर दुकान में रह के सामान बेचने वाला, तो इसके द्वारा गणितीय कौशल के बारे में कहा जा रहा है कि कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए ये लाभदायक नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इनके तरीकों को भी हम प्रयोग करें तो ये काफ़ी लाभदायक है, और हम लोग क्लास में करवाते भी हैं। अगर आप ट्रेनिंग किए होंगे तो आप देखे होंगे क्या करते हैं, किसी बच्चे को विक्रेता बना दिया जाता है, क्लास में किसी बच्चे को क्रेता बना दिया जाता है, और कहा जाता है गेम खेलने के लिए कि कुछ चीज़ें तुम बेचो, बच्चे खरीदेंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या होता है, ये अनुभव बहुत ज़रूरी होता है, यानी ये लाभदायक होता है। पहला ये नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नहीं। अगला है वे अस्पष्ट और असंगत है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ अस्पष्ट और असंगत होते होंगे? ये हमेशा स्पष्ट रहते हैं और इन सब का एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ संबंध रहता है। तीसरा है वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक है। बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन। ये हमेशा क्या करते हैं, गणित के प्रश्न को हल करने के लिए इसे वैकल्पिक तरीके के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सिर्फ ऑप्शन सी सही है, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। दोस्तों, अगर आप सबने अभी तक वैन हिले का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लें, ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन सबसे जुड़े हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा वो सब चीज़। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी जिसे कहते हैं दिक् स्थान संबंधी विवेचन वो विकसित करने की संभावना न्यूनतम है। तो पहला है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, या फिर 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना, या फिर विभिन्न ठोस आकृतियों की नेट को पहचानना, या फिर दी गई आकृति के सममिति अक्षों को पहचानना। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सबसे सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी आंकड़ों को क्या करना चाहिए, निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। ये सबसे न्यूनतम संभावना है त्रिविम विवेचन को विकसित करने का। 10 ग्राम पहेली भी इसका सही है, विभिन्न ठोस आकृति के नेट को पहचानना भी सही है, और दी गई आकृति की सममिति अक्षों को पहचानना भी सही है। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम, और न्यूनतम सबसे क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 कि 3×5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अति उत्तम है, यानी सबसे बेस्ट तरीका आपको ढूंढना है। पहला तरीका है कुछ वस्तुओं से 3×5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना, या फिर उत्तर पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ करवाना, या फिर परिकलन यानी कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर ज्ञात कर लेना, या फिर स्किप काउंटिंग का अभ्यास करवाना। सबसे सही आंसर होगा क्या, आयताकार व्यू की रचना करवाना 3×5 की वस्तुओं में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 कि विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। ध्यान दें, क्वेश्चन में बार बार नहीं आ रहा है तो नहीं पे आप ध्यान दे के सॉल्व करें कि कौन सा सबसे संतोषजनक नहीं है। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, क्या ये संतोषजनक है। क्वेश्चन नंबर 56 में तो ये बिल्कुल संतोषजनक है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। हमेशा अगर क्लास में आप कर रहे हैं तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि छोटी संख्या वाला जो इजी एग्जाम्पल है उसे पहले लेना चाहिए। विद्यार्थियों को कलन विधि यानी एल्गोरिदम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता लेनी चाहिए। मूर्त सामग्री यानी वो सामग्री जिसे बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर आप कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं, तो कोई जैसे एक बॉल ले ले, एक बॉल दिखाएं, फिर 2 बॉल दिखाएं, फिर 3 बॉल दिखाएं, यानी हमेशा क्या करें, मूर्त सामग्री का प्रयोग करें। ये भी सही है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लेकिन देख ले ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व देना। यहाँ पे फिर से बस एक प्रकार की विशेष प्रणाली आ गई, जो कि सही नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको केवल दिख जाए तो ध्यान दें, वो ऑप्शन हमेशा मैक्सिमम टाइम नेगेटिव ही रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से किस में से 4 का प्रयोग गणन संख्या यानी कार्डिनल भाव में हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। 4थी मंजिल पर कार्यालय है, यानी यहाँ पे सिर्फ 4थी मंजिल के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे गणन संख्या बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र 4था स्थान पे आया है, यानी स्थान बताया जा रहा है पुत्र का 4था। यहाँ भी गणना नहीं बताई जा रही है। इस पुस्तक का 4था अध्याय बहुत रुचिकर है, यहाँ भी अध्याय की बात बताई जा रही है। 4 अध्याय की बात नहीं बल्कि 4थे अध्याय की बात हो रही है। अगला है इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। दोस्तों यहाँ पे गणन संख्या बताई जा रही है कि टीमों की संख्या कितनी है, 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि शुद्ध कथन को पहचानिए। यहाँ पे 4 कथन है, इसमें से शुद्ध कथन आपको पहचानना है। पहला कथन है एक संख्या से दूसरी को से गुना करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे
तो उसका हमेशा मान बढ़ेगा। अगर 3 को हम 1 से गुना कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे 3 का मान बढ़ रहा है? अगर 3 को हम 0 से गुना कर रहे हैं तो क्या 3 का मान बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन ए गलत है। दूसरा है, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम होगा। अगर 4 को हम विभाजित करते हैं 1 से तो क्या इसका मान कम हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी भी गलत है। तीसरा है ऑप्शन, एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य आएगा। तो दोस्तों अगर 5 को हम करें गुना 10 से तो इसमें आप देख सकते हैं आएगा क्या, अंतिम स्थान पर 50। बहुत लोग ऐसा ही सोच के रह जाते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 58 का। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, क्या अगर हम 4.5 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या इकाई के स्थान पर शून्य आया है? नहीं आया है, यानी ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, ये हमेशा सही है। गुणनफल क्या होता है? भागफल का प्रतिलोम ही होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। इसका सिर्फ और सिर्फ चौथा ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन लगा के आए थे और बोल रहे थे कि उनका सही है, समझ रहे थे उनका सही है, लेकिन सही नहीं। आज बहुत आप लोगों में से समझे होंगे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन आप सब गलत करके आए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। कथन है कि परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। शुद्ध कथन यहाँ पे पहचानना है, तो ये कथन सही नहीं है। क्या है? ये एक गणितीय कौशल है। गणित को मानक सूत्रों की सूची में समतुल्य माना जा सकता है। क्या दोस्तों गणित को मानक सूत्रों की सूची में ही बस समतुल्य माना जा सकता है, या फिर गणित में नमूनों की पहचान शामिल है? बिल्कुल शामिल है। गणित में नमूनों की पहचान, पैटर्न की पहचान। मैथमेटिक्स कैन बी इक्वेटेड विद अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आप खुद समझ सकते हैं ये ऑप्शन किस प्रकार गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जाता है, यानी हमेशा इसे सेट ऑफ मैकेनिकल प्रोसीड्यूर्स भी नहीं माना जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सिर्फ और सिर्फ सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? तो सममिति क्या है आप सब जानते होंगे दोस्तों। सममिति होती है आइडेंटिकल सिमेट्री जिसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे। किसी भी चीज़ का अगर मिरर इमेज कहें तो उसे कहा जाता है सममिति। जैसे मान लीजिए ये अगर ये एक लेटर है जिसे हम कहते हैं ए, इसमें कितनी सममिति रेखा हम खींच सकते हैं? इसमें हम एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। अगर सममिति रेखा हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ से इस चीज़ को काटा जाए तो इधर जिस प्रकार का बना है वैसा ही इधर भी बना है, यानी इसे हम कह सकते हैं ये इसका क्या है? मिरर इमेज है। तो इसे कहा जाता है सममिति रेखा। तो इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाए, तो बिल्कुल पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप करा के इस चीज़ को सबसे अच्छे रूप से बताया जा सकता है, इस अवधारणा से परिचय करवाया जा सकता है। अगला है अवधारणा को स्पष्ट परिभाषा दी जाए। परिभाषा दे के बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता, और अगर बच्चे कुछ समझे नहीं होंगे तो उसमें वाद विवाद सम्मिलित करने से क्या होगा? और बच्चों को वर्ग और आयत के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करके सममिति से परिचय बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता। इससे एक सममिति रेखा से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि ए में कितनी सममिति रेखाएं हैं, सी में कितनी सममिति रेखाएं हैं, या फिर अलग अलग लेटर आपको दे दिया जाएगा कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है आज का 30 प्रश्न। कल हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन को, तो आज यहीं पे रहने देते हैं आज तक। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग पूरा देखे हैं, पसंद आया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको ये वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।